रादर गुड इवनिंग टू एवरीवन। सुन पा रहे हो आप गुड लोग मुझे? इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्लीज। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वी आर अबाउट टू मतलब एंड प्रोसेस हमारा चल रहा है अभी 11th के सिलेबस का, है ना। मैंने बताया था कि लास्ट चैप्टर है ये, ना। तो मेरे ख्याल से आपके विद इन ए कपल ऑफ लेक्चर्स आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो ये आपका लास्ट चैप्टर होता है, दैट इज द वेव मैकेनिक्स, है ना। तो वेव मैकेनिक्स ही हम आज भी कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट वीक भी इनफैक्ट वेव मैकेनिक्स ही कंप्लीट हो जाएगा। और आपकी जो 12th की क्लास स्टार्ट होगी दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द 17th अप्रैल, है ना। मैंने एक डेट डिसाइड कर ली है कि नेक्स्ट वीक 11th पूरा खत्म हो जाएगा आपका, जो ही मुझे करवाना होगा। वेव मैकेनिक्स भी प्लस जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थी, इस वीक क्लास नहीं लगी थी। होप कि थर्सडे को इस बार क्लास होगी जिसमें कि डाउट्स एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे, है ना। उसके बाद टोटली हम 12th पे आ जाएंगे, 12th पे फोकस करेंगे, है ना। बिकॉज अप्रैल मंथ में विल फोकस ऑन द 12th 17th अप्रैल के, तो 17th अप्रैल को आपका 12th का सिलेबस स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से विल स्टार्ट द 12th सिलेबस, है ना। वो कर लेंगे उसमें। फिलहाल अभी दिस वीक एंड नेक्स्ट वीक में विल कंप्लीट द 11th सिलेबस, है ना। तो आज जो आपको टॉपिक पढ़ना है ना, यू विल हैव टू स्टडी द सुपरपोजिशन ऑफ वेव, है ना। कि आज जो आपको लॉ टॉपिक पढ़ना है, यू विल हैव टू स्टडी द सुपरपोजिशन ऑफ द वेव, है ना। सुपरपोजिशन ऑफ द वेव। अभी देखो ऑफलाइन का भी ऐसा कोई डेट नहीं आ रहा है, आपको पता ही है। आप लोग न्यूज़पेपर टीवी वगैरह सब कुछ देखते ही हो, यू नो कि अभी सिचुएशन ऑफलाइन वाली आएगी। मोमेंट ऑफलाइन की सिचुएशन आती है इन्फॉर्म, है ना। लेकिन वही कि हम रोक तो नहीं सकते ना, विल कंटिन्यू इन जैसे थोड़ा सा अलाउ करती है चीजें, विल डेफिनेटली लव टू स्टार्ट ऑफलाइन। लेकिन फिलहाल मैं ऐसा कोई कमिट नहीं कर सकता कि इस डेट से होगी है। हाँ, एक चीज कमिट हो सकती है कि आपका जो 12th का सिलेबस है ना, फिजिक्स में, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द 7th, है ना। 17th अप्रैल से मैं 11th पूरा वाइंड अप करके, है ना, 17th अप्रैल से 12th का सिलेबस स्टार्ट, है ना। तो यहाँ कर सकते हैं। तो चलो फिर हम आते हैं। आज जो आपको टॉपिक पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी द सुपरपोजिशन ऑफ वेव। यू हैव टू स्टडी द सुपरपोजिशन ऑफ, ये पढ़ना है ना। क्या जो आपको टॉपिक पढ़ना है, यू विल हैव टू स्टडी द सुपरपोजिशन ऑफ द वेव, है ना। तो ये लास्ट क्लास में हमने साउंड वेव के बारे में पढ़ा था, है ना। तो आज हम वेव को सुपर इम्पोज करेंगे। सुपरपोजिशन का मतलब सिंपल सा होता है कि दो वेव जब कंबाइन, है ना, तो उसी को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ द वेव, है ना। अब तक तो हम इंडिविजुअल वेव के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम दो वेव की कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सुपरपोजिशन ऑफ द वेव में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना। कि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज योर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना। कि हम बात करते हैं इसलिए आपके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वी कैन टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एकदम आसान सी चीज है कि हम सिंपल सा इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, व्हेन टू वेव्स ओवरलैप, टू वेव ओवरलैप, है ना, देन resultant function is, then resultant wave function is, है ना, algebraic sum of individual wave function, individual wave function। ये आपका होता है कि जब दो वेव आपकी ओवरलैप होती हैं तो रिजल्टेंट वेव फंक्शन इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल वेव फंक्शन, है ना। सिंपल सा आपने बोला कि एक कोई वेव है, उसकी इक्वेशन में लिख रहा हूँ बेसिकली आपका उस वेव की इक्वेशन में लिख देते हैं बेसिकली आपका y1, है ना। और दूसरी वेव जब सुपरपोज होगी तो दूसरी अगर y2 है तो y1 प्लस y2 की वैल्यू y1, है ना। कि दो वेव का अगर इंडिविजुअल वेव फंक्शन कोई y1 एंड y2 है, जिसको की डिटेल साइन कॉस के टर्म्स में होगा, तो सिंपल इन दोनों का सम जो हो जाएगा इंडिविजुअल वेव फंक्शन, इसी को हम बोलते हैं जैसे कि आपके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, राइट। तो सुपरपोजिशन ऑफ द वेव हम तीन तरह से कर सकते हैं,
कि जब भी हम दो वेव सुपर इम्पोज करेंगे तो इसके कुछ मेथड्स होते हैं। तो जो सुपरपोजिशन ऑफ द वेव में हम तीन तरह के फिनोमेना को रखते हैं। ऐसा सुपरपोजिशन ऑफ द वेव जो कि फेज डिफरेंस की वजह से होता है, सुपरपोजिशन ऑफ द वेव which is due to phase difference, due to phase difference। ऐसा सुपरपोजिशन ऑफ द वेव जो कि फेज डिफरेंस की वजह से होता है उसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस, है ना। कि उस तरह से सुपरपोजिशन को हम क्या बोलेंगे, इसलिए आपका इंटरफेरेंस। और ऐसा सुपरपोजिशन ऑफ द वेव जो कि फ्रीक्वेंसी डिफरेंस की वजह से होता है, ड्यू टू फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं बीट। और ऐसा सुपरपोजिशन ऑफ द वेव जो कि डायरेक्शन डिफरेंस की वजह से होता है, ड्यू टू डायरेक्शन डिफरेंस। ऐसा सुपरपोजिशन ऑफ द वेव जो कि डायरेक्शन डिफरेंस की वजह से होता है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग, वी कॉल इट एज ए स्टैंडिंग वेव, है ना। तो तीन तरह के हम फिनोमेना पढ़ते हैं, एक तो आप पढ़ोगे इंटरफेरेंस, बीट एंड स्टैंडिंग, है ना। तो ये बड़ा एक टॉपिक होता है सुपरपोजिशन ऑफ द वेव कि एक एक टॉपिक अलग अलग टॉपिक, तो आपको मेनली पढ़ना है इंटरफेरेंस, बीट एंड स्टैंडिंग वेव के बारे में, है ना। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा इंटरफेरेंस के बारे में कि भाई ये इंटरफेरेंस जो टर्म है ये बेसिकली क्या होता है, कि व्हाट इज इंटरफेरेंस, है ना। कि टर्म आ गया इंटरफेरेंस जो कि वेव की प्रॉपर्टी होती है, लाइट भी इंटरफेरेंस शो करती है ना। कि जैसे लाइट भी अगर वेव है तो वो क्या शो करेगी, इंटरफेरेंस। लेकिन अभी जो हम इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द साउंड। ये हम बात कर रहे हैं आपके साउंड वेव के इंटरफेरेंस, है ना। तो सबसे पहले जो यहाँ पे हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ द वेव में, वी कैन टॉक अबाउट द इंटरफेरेंस, हाँ। कि भाई इंटरफेरेंस एंड बीट के बारे में आज हम पढ़ेंगे, है ना। कि आज हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस एंड बीट के बारे में। तो यहाँ पे आ गया एक टॉपिक आपका, वी कॉल एज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, तो देखो इंटरफेरेंस की डेफिनेशन होती है कि व्हेन टू कोहेरेंट वेव, व्हेन टू कोहेरेंट वेव, है ना, सुपर इम्पोज, वेव सुपर इम्पोज, है ना, देन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी टेक्स प्लेस, when redistribution of intensity takes place, of intensity takes place, है ना, phenomena known as interference, called as interference, है ना। तो ये आपका इंटरफेरेंस, when two coherent waves superimpose, then redistribution of intensity takes place, और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका इंटरफेरेंस। तो एक नया वर्ड आ गया है कोहेरेंट वेव, कि भाई ये कोहेरेंट वेव क्या होता है, व्हाट इज कोहेरेंट वेव। तो कोहेरेंट वेव की सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो कोहेरेंट वेव होती है, दिस इज द वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। कोहेरेंट वेव होती है कि वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ऐसी वेव जिसकी की फ्रीक्वेंसी सेम होती है और फेज डिफरेंस उसका कांस्टेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपके कोहेरेंट, है ना। इनडायरेक्टली मतलब ये है कि कोहेरेंट वेव should originate from same source, should originate from same source, from same source। अगर कोई भी कोहेरेंट वेव है तो हमेशा ये सेम सोर्स से ओरिजिनेट, है ना। सोर्स अलग अलग नहीं हो सकता, सेम सोर्स की जो वेव होगी वो हमेशा क्या होती है, जैसे आपकी कोहेरेंट। तो जब भी दो कोहेरेंट वेव एक दूसरे से मिलेंगी तो इंटेंसिटी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, इंटेंसिटी रिडिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस, है ना। और इसी फिनोमेना को हम क्या होता है, जैसे कि आपका इंटरफेरेंस, है ना। इसको हम समझ ऐसे सकते हैं कि जैसे सपोज मैंने आपसे ऐसा बोला कि यहाँ पे इंटरफेरेंस की हम पूरी अगर थ्योरी समझनी चाहें तो जस्ट हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, है ना। कि भाई इंटरफेरेंस की अगर आप पूरी थ्योरी समझना चाहो तो हम ऐसा बोलेंगे कि सपोज यहाँ पे दो सोर्स,
और ये आपको पता है कि ये सोर्स S1 है और ये आपका सोर्स कोई S2 है और दोनों कोहेरेंट, इट हैज बीन गिवन कि इससे जो भी साउंड निकल रही है उसका सेम फ्रीक्वेंसी है और दोनों का फेज डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट। फेज डिफरेंस जीरो को जीरो नहीं है, जो भी फेज डिफरेंस है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तो फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। और मैंने बोला इससे साउंड वेव एक निकली और किसी पी पॉइंट पे पहुंची, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर जो कि इसको सुन रहा है, और S2 से साउंड वेव निकली, ये भी किसी पी पॉइंट पे, है ना, कि साउंड वेव दोनों ओरिजिनेट हुई S1 और S2 से और पी पॉइंट पे दोनों मिलती है ना। और मैं बोल रहा हूँ कि S1 S2 जो है कोहेरेंट है, तो पी पॉइंट पे इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कि अगर S1 से इसके लोकेशन पे इंटेंसिटी सपोज I1 और S2 से इसके लोकेशन पे इंटेंसिटी I2 है, तो जब दोनों मिलेंगी तो कोई जरूरी नहीं कि इंटेंसिटी I1 प्लस I2 होगी, कुछ भी हो सकती है। सब कुछ डिपेंड करता है कि यहाँ तक पहुंचने में इसमें कितना फेज डिफरेंस है ना, फेज डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ये I1 और I2 इंटेंसिटी की दो वेव मिल रही हैं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इस पॉइंट पे कितनी है ना। तो यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि इसका ये डिफरेंस जो है डेल्टा एक्स है ना, इस डेल्टा एक्स को हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। यहाँ पे एक टर्म यूज हो जाएगा, वी कॉल इट एज ए पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कुछ भी नहीं है, S1 से साउंड को पहुंचने में कुछ पाथ ट्रेवल किया और S2 से P तक पहुंचने में साउंड ने कुछ पाथ ट्रेवल किया। अगर दोनों के पाथ सेम नहीं है तो पाथ डिफरेंस होगा, और पाथ डिफरेंस जो डेल्टा होगा वो S2P माइनस S1P होगा, है ना। इसी को मैं बोल रहा हूँ डेल्टा एक्स, कि यहाँ इन दोनों में पाथ डिफरेंस क्या है, कि आपका डेल्टा एक्स, दोनों के पाथ का जो डिफरेंस होता है इसी को हम क्या होता है, आपका पाथ डिफरेंस। और अगर पाथ डिफरेंस होगा तो दोनों वेव में फेज डिफरेंस भी, पाथ डिफरेंस की वजह से ही इन दोनों वेव में क्या क्रिएट हो जाएगा, बेसिकली आपका फेज डिफरेंस। तो ऐसे होगा कि जैसे मैं फर्स्ट वेव की अगर इक्वेशन लिखूं तो मैं लिखूंगा फर्स्ट वेव की इक्वेशन आपकी, साउंड वेव की इक्वेशन हम लिख सकते हैं प्रेशर के टर्म, डेल्टा P1 इज इक्वल टू डेल्टा P0 इनटू आपने बोला साइन kx माइनस ओमेगा, है ना। तो पहले वेव का पाथ ये, तो दूसरी वेव जो होगी उसका तो पाथ डिफरेंस है ना डेल्टा एक्स। तो अब हम डेल्टा P2 का जो इक्वेशन लिखेंगे तो डेल्टा P का इक्वेशन हो जाएगा डेल्टा P0 इंटू साइन, अब आप यहाँ पे k इंटू एक्स नहीं लिखोगे बल्कि इसका x तो चेंज हो गया ना, ये हो गया इसलिए आपका x प्लस माइनस ओमेगा, है ना। अब ये प्लस प्लस सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि भाई जब ये दोनों वेव मिलेंगी ऐसे यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो जो इंडिविजुअल रिजल्टेंट वेव का फंक्शन होगा वो इन दोनों का सम हो जाएगा। तो अलजेब्रिक सम होगा, सिंपल सम, कोई वेक्टर या उसकी हम बात नहीं करेंगे। तो हम बोलेंगे यहाँ पर रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा डेल्टा पी, ये जस्ट आपका हो जाएगा डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P। एक्सक्यूज मी सर इसमें वेव नंबर भी कांस्टेंट मतलब सेम रहता है? हाँ वो भी सेम है, वेव नंबर भी सेम है, बिल्कुल सेम। इसमें जो k रहता है वो भी क्या रहता है, जैसे आपका सेम है भाई, मीडियम सेम है ना, वेव नंबर मीडियम की प्रॉपर्टी हो, जैसे आप पढ़ते हो b इक्वल टू ओमेगा बाई k हो, है ना। तो दोनों की ओमेगा सेम है और सेम मीडियम में दोनों ट्रेवल कर रहे हैं, दोनों की वेव वेलोसिटी भी सेम है, तो k भी क्या होगा, दोनों का जैसे कि आपका सेम है ना, सेम मीडियम में वेव वेलोसिटी सेम होगी तो k भी क्या होगा, जैसे कि आपका सेम। तो आपने बोला कि दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो इन दोनों का सिंपल ही सम, तो दोनों को आप ऐड कर दोगे, है ना, कि यहाँ से डेल्टा P1 की वैल्यू पुट करोगे और यहाँ से डेल्टा P2 की वैल्यू, तो क्या होगा, इंडिविजुअल रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन आ जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा यूज करेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री बड़ी टफ होती है ना, कि ट्रिग्नोमेट्री से इसको थोड़ा सा एनालाइज कर पाना बड़ा मुश्किल होता है ना, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करके एक ही साइन के टर्म्स में लेके आ रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा ये लेंथी प्रोसेस। तो हम थोड़ा सा अलग प्रोसेस लेते हैं। मैं बोलता हूँ कि भाई इन दोनों वेव में कुछ पार्ट डिफरेंस हो, फेज डिफरेंस हो जाएगा ना, क्योंकि आपको पता साइन के अंदर ये जो चीज होती है इसी को हम फेज बोलते हैं। तो इसका फेज कुछ अलग है, इसका फेज कुछ अलग है, तो दोनों का अगर मैं फेज डिफरेंस निकालूं कि भाई दोनों वेव में कितने अमाउंट का फेज डिफरेंस आ गया है ना, पार्ट डिफरेंस अगर डेल्टा एक्स है तो इन दोनों में फेज डिफरेंस कितने का है ना, तो फेज डिफरेंस हम निकाल सकते हैं कि दोनों वेव में अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं कि फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, व्हाट इज द फेज डिफरेंस, है ना। तो फेज डिफरेंस आपका 5 हो जाएगा,
और फाई की वैल्यू आप देखो दोनों को माइनस कर देंगे तो बाकी सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे जब आपका आ जाएगा कि भाई फेज डिफरेंस के इंटू डेल्टा एक्स, बाकी तो कोई टर्म है नहीं ना, दोनों को जब माइनस करेंगे तो ओमेगा वाला टर्म कैंसिल होगा, के एक्स वाला टर्म कैंसिल हो गया तो के इंटू डेल्टा एक्स तो फेज डिफरेंस होगा। तो और के की वैल्यू होता है 2 पाई बाय लैम्डा होता है, यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 2 पाई बाय इंटू डेल्टा एक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस, कि अगर ये फेज डिफरेंस है और ये पार्ट डिफरेंस है ना, तो पार्ट डिफरेंस की वजह से ये फेज डिफरेंस है ना, और वो जो फेज डिफरेंस है उसकी वैल्यू हम इससे यहाँ से निकाल सकते हैं। भाई पार्ट डिफरेंस अगर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, फेज डिफरेंस। इसलिए कई बार क्या होता है कि इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा अलग से मैं लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ पहली वेव की इक्वेशन है कि डेल्टा P1 इज इक्वल टू डेल्टा P01 साइन kx माइनस ओमेगा। तो जब दूसरी वेव का इक्वेशन लिखोगे डेल्टा P2, ये हो जाएगा डेल्टा P02 इंटू साइन, ये टर्म मैं सेम छोड़ देता हूँ और प्लस यहाँ पे फाई कर देता हूँ, बात वही है ना भाई, k इंटू डेल्टा एक्स तो एडिशनल टर्म है उसमें, तो उसको अलग से फाई मैंने ऐड कर दिया। तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इस फॉर्म में एनालाइज करना आसान है। अब ये दोनों सुपर इम्पोज होंगे तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका मुझे इक्वेशन लिखना है, कि जब दोनों वेव रिजल्टेंट जब वेव बनेगी तो उसका इक्वेशन लिखना है। एक तो ट्रिग्नोमेट्री वाला मेथड है, भाई दोनों को सम करेंगे और थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आएगा, लेकिन आप सिंपली भी निकाल सकते हो, जैसे मैं दोनों को ऐड करूंगा तो रिजल्टेंट जो प्रेशर डिफरेंस होगा ये आपका हो जाएगा डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2, ये फर्दर इक्वल हो जाएगा, इन दोनों को सम करेंगे तो यहाँ पे कुछ टर्म आ जाएगा डेल्टा P1 इंटू साइन kx माइनस ओमेगा, प्लस यहाँ पे एक आ जाएगा फाई है ना, जैसे मैं सुपर इम्पोज करूंगा तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन डेल्टा P0 हो जाएगी, अगर इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड डेल्टा P0 हो जाएगा अगर इंडिविजुअल का एम्पलीट्यूड दिया है, और ये टर्म तो सेम ही रहेगा, फाई की जगह पे फाई डैश आ गया, रिजल्टेंट वेव का जो फेस होगा वो कितना हो जाएगा, फाई डैश हो जाएगा। तो अगर आपको ये टर्म आ जाए कि डेल्टा P0 एंड फाई डैश है ना, तो हम रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन लिख सकते हैं, और ये डेल्टा P0 और फाई डैश निकालना एकदम आसान है। आप देखो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस फाई है ना, एसएचएम में भी आपने पढ़ा था, है ना, जस्ट वेक्टरली हम निकाल लेते एम्पलीट्यूड के टर्म्स में। मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि भाई फर्स्ट वेव का अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ कि ये डेल्टा P0 है ना, ये आपका डेल्टा P01 है, और दूसरी वेव का इक्वेशन में लिखता हूँ कि ये आपका है डेल्टा P02 है, तो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन जो होगी वो डेल्टा P0 हो जाएगी, है ना, ये तो होता है कंसेप्ट का, है ना, कि भाई दो वेव अगर हैं, इसका एम्पलीट्यूड डेल्टा P0 है, दूसरे का डेल्टा P02 है, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड डेल्टा P0 और इन दोनों में फेज डिफरेंस पाई है ना, इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, जैसे कि आपका पाई है, तो आपको पता है कि ये जो डेल्टा P0 होगा इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो होगा, तो वेक्टर मेथड से हम निकाल लेंगे इसे, है ना, तो सिंपल सा हम बोलेंगे कि जो रिजल्टेंट इसका होगा, है ना, दोनों के बीच में अगर फेज डिफरेंस पाई है तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड अगर हम लिखें, ये फाई राइट, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, तो जस्ट मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि P0 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P01 स्क्वायर प्लस P02 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ P01 इंटू P0 cos फाई, सेम वेक्टर जैसे ही, तो ये आपका एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। अगर मुझे लिखना है कि रिजल्टेंट वेव का फेज क्या होगा, है ना, if I wish to write what is the phase of resultant wave, what is the phase of resultant wave, है ना, कि भाई रिजल्टेंट वेव का फेज कितना हो जाएगा, है ना, कि what is the phase of resultant wave, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वेक्टर जैसा ही कि भाई जो 10 फाई डैश होगा, है ना, कि भाई यहाँ पे अगर मैं 10 फाई डैश लिखना चाहूँ तो वेक्टर जैसा b sin थीटा वाला कंसेप्ट, यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा P02 इंटू आपका आ गया साइन फाई, भाई यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा P01 प्लस डेल्टा P02 इंटू कॉस, क्या है ना, तो सिंपल सा आपका ये आ गया कि एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव हम यहाँ से निकाल लेंगे और रिजल्टेंट वेव का फाई डैश हम यहाँ से निकाल लेंगे,
बाकी सारी चीजें RHS साइड की तो आपको पता ही है, उसको हम यहाँ पुट कर देंगे, है ना, कि जब भी हम इन दोनों को सम करेंगे तो रिजल्टेंट वेव फंक्शन सिंपल इसका सम हो जाएगा। सिंपल सम से निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री लेंगे, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको इससे कंपेयर कर दिया, डेल्टा पी नॉट उस फॉर्मूले से निकाल लिया, है ना, यहाँ पे सॉरी दिए इसको आप डेल्टा पी नॉट या पी नॉट ही लिख दो क्योंकि इसका बहुत कम यूज है। तो रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन जो होगा वो आपका है ना, और ये इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा और ये इसका फेज हो जाएगा, वहां पुट कर देंगे रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन वेव में ज्यादा हमारा कंसर्न एम्पलीट्यूड नहीं होता है, ज्यादा जो हमारा कंसर्न होता है वो क्या होता है, जैसे आपकी इंटेंसिटी, कि जो रिजल्टेंट वेव होगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। तो आपने पढ़ा था कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ये आपको है ना। तो अगर मुझे निकालना है कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव, है ना, कि अगर मैं निकालना चाहूँ कि व्हाट इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, लिख लो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, है ना, तो आपको तो इस टर्म से निकाल लेंगे, क्योंकि भाई इंटेंसिटी जो होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड का रेशियो उसमें होती है, तो सब जगह पे ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ इनटू cos फाई, हाँ, जस्ट आपको पी नॉट स्क्वायर की जगह पे तो आई आ गया, इसकी जगह पे I1 आ गया, इसकी जगह पे I2 आ गया, ये खाली पी नॉट 1 जिसका अंडर रूट आ गया, है ना। तो ये मेन फॉर्मूला कि दो वेव के अगर इंडिविजुअल इंटेंसिटी I1 I2 है तो जो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी होगी उसकी वैल्यू ही होगी, सिंपल I1 I2 नहीं होगी, उससे ज्यादा भी हो सकता है उससे कम भी हो सकता है, इसी को तो इंटरफेरेंस बोलते हैं, है ना। इंटरफेरेंस में ही तो था कि जब दो वेव सुपरइम्पोज होंगी तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी को यूनिटी दोनों का सम, है ना, उससे ज्यादा भी हो सकती है, उससे क्या हो सकती है, उससे आपकी कम भी हो सकती है। सब कुछ डिपेंड करता है कि दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस। तो ये सबसे मेन फॉर्मूला, दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, एक तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का और दूसरा ये फॉर्मूला कि भाई ये फेज डिफरेंस हम निकालेंगे कैसे। तो फेज डिफरेंस किससे आएगा, पार्ट डिफरेंस, कि पार्ट डिफरेंस को 2 पाई बाय लैम्डा से मल्टीप्लाई करके हम क्या निकालेंगे, जैसे कि आपका फेज, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिपेंड करेगी कि दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस की जो कांस्टेंट वैल्यू वो है कितनी, फिर कोहेरेंट है तो कांस्टेंट तो होगा ही, वो कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, राइट। तो यहाँ उसका तो इसी दो फॉर्मूले को यूज करके हम फर्दर स्टडी, आपने वेव की इक्वेशन प्रेशर के टर्म में क्यों लिखी है? किसके टर्म्स में, प्रेशर के टर्म्स, प्रेशर के टर्म्स में क्या चीज, फिर से बोलो। वेव की इक्वेशन, वेव की इक्वेशन प्रेशर के टर्म्स में लिख सकते थे, आप डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी एक फॉर्म को आप, भाई साउंड वेव है तो आप प्रेशर के टर्म्स में भी कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, दोनों में से कोई भी होगा चीज सही, है ना, कि भाई जैसे ये S1 S2 हो जाता है फिर रिजल्टेंट S हो जाता है, अल्टीमेटली इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला तो ये है, तो किसी भी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, तो आप डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने प्रेशर चूज किया है, साउंड वेव में दोनों में से कुछ भी ले सकते। ठीक है, ये आपका तो जस्ट आपके पास दो फॉर्मूले आ गए कि इसका कंसेप्ट सिंपल सा है, मैं अगर थोड़ा सा इस पूरी चीजों को रिवाइज करूं, है ना, तो बाकी सारी चीजें तो मैंने जस्ट समझाने के लिए बताई है, अदरवाइज आपका कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ साउंड है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ S1, और यहाँ पे कोई दूसरा सोर्स ऑफ साउंड है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ S2, दोनों कोहेरेंट दिया हुआ, तो कोई P पॉइंट है, आपको ना साउंड तो हर जगह पे जाएगा लेकिन हम सुपर इम्पोज P पे कर, तो साउंड वेव यहाँ तक पहुंची और एक साउंड वेव आपकी यहाँ से यहाँ, तो दोनों का पाथ अलग अलग है, तो इन दोनों पाथ का जो डिफरेंस है उसी को हम बोलते हैं पार्ट, तो हम बोलेंगे पार्ट डिफरेंस होगा तो फेज डिफरेंस होगा, फिर डेल्टा एक्स अगर आपको पता है तो उसको पुट करके हम फेज डिफरेंस निकालते हैं, और मैंने बोला कि इस साउंड से इस पी के लोकेशन पे जो इंटेंसिटी ऑफ द वेव है वो I1 है,
है ना। इंटेंसिटी ऑफ द वेव का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही था। इंटेंसिटी जो होती है वो डेल्टा पी नॉट स्क्वायर बाई 2 रो वी होती है प्रेशर के टर्म्स में, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में डिफरेंट होती है ना, क्योंकि इंटेंसिटी है और इसकी वजह से जो इंटेंसिटी इसकी लोकेशन पे वो वाइट है। तो नॉर्मल केस में क्या होता है कि जब दोनों सुपर इम्पोज होते हैं तो नेट इंटेंसिटी I1 प्लस I2 हो जाती है, कोई ऑब्वियसली है ना, लेकिन ऐसा नहीं हो भाई। नेट इंटेंसिटी के लिए सब कुछ डिपेंड करेगा फेज डिफरेंस पे। नेट इंटेंसिटी इस फॉर्मूले से हमें नेट इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 इनटू कॉस, है ना। नेट इंटेंसिटी I1 प्लस I2 से ज्यादा भी हो सकती है, उसके इक्वल भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है ना। तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस, है ना। इंटरफेरेंस का मतलब है वही कि नेट इंटेंसिटी ज्यादा कम या इक्वल कुछ भी हो सकती है, है ना। उसी टर्म्स फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका इंटरफेरेंस किसी पर्टिकुलर पॉइंट, है ना, किसी चीजों पे फोकस करना। सर ये परपेंडिकुलर एस के है या फिर S2 के है? S2P के परपेंडिकुलर, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है S2P के। हमने बोला ये पाथ तो ऑलमोस्ट सेम ही होगा, जो भी डिफरेंस है उसी का तो होगा, है ना। यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये डिस्टेंस मुझे अगर d पता है और ये एंगल मुझे पता है अल्फा है, तो ये डेल्टा x आ जाएगा ना। डेल्टा x की वैल्यू आपकी हो जाएगी d sin अल्फा। किसी क्वेश्चन में ये भी हो सकता है यूज, भाई अगर d पता है और ये एंगल अल्फा पता है, तो पार्ट डिफरेंस d sin अल्फा। पार्ट डिफरेंस आ गया तो इस फॉर्मूले से फेज डिफरेंस आ गया, और फेज डिफरेंस आ गया तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ये सबसे पहले पार्ट डिफरेंस, फिर फेज डिफरेंस, फिर रिजल्टेंट इंटेंसिटी, है ना। इसकी हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब आ जाते हैं कि ये जो पूरा का पूरा जो इंटरफेरेंस है ये दो तरह का होता है। ये पूरे के पूरे इंटरफेरेंस की अगर मैं बात करूं तो इसके दो पार्ट, एक तो इंटरफेरेंस होता है उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव, है ना। कि दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं, एक तो आपका कंस्ट्रक्टिव और दूसरा होता है जैसे आपका डिस्ट्रक्टिव। उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, है ना? पहला जो इंटरफेरेंस है वी कॉल एज ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। यहाँ पे हम बात करेंगे बेसिकली आपके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब हो गया कि दो वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा, है ना, या तो हो जाएगा ये 0 या 2 पाई या 4 पाई या इन जनरल 2n पाई। कि जब भी दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई या इन जनरल 2n पाई होगा तो उस केस में इंटरफेरेंस कैसा होता है, और फेज डिफरेंस अगर इतना होगा तो पार्ट डिफरेंस इतना हो जाएगा। पार्ट डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, इन जनरल एन लैम्डा। तो जब भी दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस या पार्ट डिफरेंस इतना होगा तो इंटरफेरेंस का नेचर हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव। अब देखो पार्ट फेज डिफरेंस 0 का मतलब क्या है, कि दो वेव की अगर मैं यहाँ पे डायग्राम प्लॉट करूँ, हाँ भाई यहाँ पे अगर दो अलग अलग वेव को मैं एज अ साइन डायग्राम प्लॉट करूँ, एक वेव आपने इस तरह से बताया, है ना। इसका एम्पलीट्यूड सपोज आपने बोला है कि ये डेल्टा पी नॉट 1, और दूसरे वेव सेम फेज में है, 0 है, मतलब एकदम आइडेंटिकल होगी, है ना। ये वेव जो होगी एकदम क्या होगी, इसलिए आपकी आइडेंटिकल, मतलब एम्पलीट्यूड अलग हो सकता है लेकिन फेज दोनों का क्या है, सेम। क्रेस्ट से क्रेस्ट मिल रहा होगा, ट्रफ से ट्रफ मिल रहा होगा, इसका एम्पलीट्यूड आप पी नॉट 2 है ना। तो जब दोनों को हम मिलाएंगे तो क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलेगा तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो इसी तरह के एम्पलीट्यूड इसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा ये दोनों का सम होगा,
डेल्टा पी नॉट 1 प्लस कितना हो जाएगा डेल्टा पी नॉट, है ना। तो देखो एम्पलीट्यूड तो सिंपल सम हो गया, लेकिन इंटेंसिटी सिंपल सम नहीं होगी ना। आप बोलोगे कि फेज डिफरेंस अगर 0 होगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 हो जाएगा, मतलब उस केस में इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। जब भी दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस 0, 2 पाई 4 पाई या हो, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, I1 प्लस I2 में ये चीज ऐड, तो इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी। इसी चीज को आसान कर सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो ये होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब फेज डिफरेंस होगा 0 तो क्रेस्ट से इसका क्रेस्ट मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एम्पलीट्यूड तो सिंपल सम हो जाएगा, इंटेंसिटी सिंपल सम से ज्यादा है ना, 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इंक्रीज। तो अचानक से साउंड उस लोकेशन में बढ़ जाएगा, तो सिंपल अलग अलग साउंड से भी ज्यादा साउंड है ना, और वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वॉल्यूशन नहीं होगा, कि कहीं पे अगर कंस्ट्रक्टिव होगा तो कहीं पे डिस्ट्रक्टिव भी तो होगा, तो जहां पे साउंड बढ़ा है तो कहीं पे कम भी तो होगा, तो ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी क्या रहेगी, जैसे कि आप ये जो इंटरफेरेंस है इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। ऐसे आपको आ जाएगा डिस्ट्रक्टिव, है ना, कि सेकंड इंटरफेरेंस की अगर हम बात करें वी कैन टॉक अबाउट द डिस्ट्रक्टिव इंटर, है ना। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको होता है कि जो cos फाई की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, तो -1 होती है, cos फाई की वैल्यू क्या होगी मिनिमम होगी, मतलब उस केस में जो फेज डिफरेंस होगा वो पाई का मल्टीपल, पाई 3 पाई हो जाए, है ना, 5 पाई हो जाए, या इन जनरल 2n-1 जाए। और अगर फेज डिफरेंस इतना होगा तो पार्ट डिफरेंस इतना हो जाएगा, है ना, कि पार्ट डिफरेंस जब लिखेंगे तो λ/2, है ना, ये आपको हो जाएगा 3 λ/2, ये आपको हो जाएगा 5 λ/2, या इन जनरल 2n-1 है ना। देखो इन दोनों को मैं रिलेट इसी फॉर्मूले से कर रहा हूं, मैंने शुरू में लिखा कि भाई जो फाई होता है वो 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, तो फाई अगर मुझे पता है तो डेल्टा एक्स में निकाल सकता हूं, तो फाई अगर मैंने यहाँ पे पाई पुट कर दिया तो डेल्टा एक्स आपका λ/2 हो गया। तो जब फेज डिफरेंस इतना होगा, पार्ट डिफरेंस इतना होगा, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव फेज डिफरेंस पाई का मतलब हम जानते हैं, पाई का मतलब जस्ट अपॉन मिरर इमेज। अगर एक वेव का एक को हमने इस तरह से प्लॉट किया, है ना, तो दूसरी वेव जस्ट इससे इन्वर्टेड, है ना, कि दूसरी वेव जब बनाओगे तो जस्ट इसकी क्या होगी उल्टी, या फ्रीक्वेंसी तो दोनों की सेम ही है ना। इसका अगर एम्पलीट्यूड आपका डेल्टा पी नॉट 1 और इसका अगर डेल्टा पी नॉट 2 है, तो देखो इसके क्रेस्ट से इसका ट्रफ मिल रहा है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डिक्रीज, रिजल्टेंट वेव की अगर एम्पलीट्यूड की मैं बात करूं तो वो डिक्रीज हो, ये ऐसा हो जाएगा, जीरो भी हो सकता है, लेकिन डेल्टा पी नॉट 1 और डेल्टा पी नॉट अलग है, ये डेल्टा पी नॉट 1 माइनस डेल्टा पी नॉट, है ना, तो ये होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। तो अगर एम्पलीट्यूड कम हुआ है तो इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी के फॉर्मूले में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यहाँ पे जस्ट टर्म माइनस आ जाएगा, उस केस में मिनिमम इंटेंसिटी हो सकती है, और मिनिमम इंटेंसिटी में cos पाई की वैल्यू -1 आएगी, तो यहाँ माइनस टर्म, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी होगी वो मिनिमम होगी, तो आप यहाँ पे लिख लो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, और ये आपका हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ I, या इसी को हम लिख सकते हैं रूट I1 माइनस रूट I2। तो ये दो तरह के इंटरफेरेंस की हमने बात की, कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव, है ना, कि जब फेज डिफरेंस 0 होगा या 2n पाई होगा कंस्ट्रक्टिव होगा, और जब ये चीज होगी तो इंटरफेरेंस कैसा हो जाएगा, जैसे आपका डिस्ट्रक्टिव। इस तरह से इसको सॉल्व करना। ये होता है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पहला फिनोमेना हम ये, बस फॉर्मूला इसमें यही है, ये वाला, है ना,
कि भाई इसमें कॉस फाई आ जाएगा, फाई की वैल्यू चेंज होगी तो प्लस हो सकता है, जो भी इंटेंसिटी होगी इन दोनों के बीच में, सबसे मिनिमम ये हो गया, मैक्सिमम ये हो गया, सबसे मिनिमम ये हो गया। इन फेज डिफरेंस तो कुछ भी हो सकता है, मे बी पाई/2 भी हो सकता है, पाई/4 भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी क्या होती है, चेंज। इसी को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ट्राई करो। Okay, you can go for this question. सबसे पहले पार्ट डिफरेंस निकालना है, फिर फेज डिफरेंस, फिर कंडीशन। क्वेश्चन देख लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर। फ्रीक्वेंसीज है, मतलब एक से ज्यादा आंसर आएगा इसमें। इसमें फ्रीक्वेंसीज दिए हुए हैं, किस किस फ्रीक्वेंसी में उसको मैक्सिमम इंटेंसिटी का समझते हैं। अगर हम 1 से 10 किलोहर्ट्ज तक कंटिन्यूसली चेंज करते हैं,
ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ना, तो इसको थोड़ा सा स्टार्टिंग में भी मुश्किल होगी। ऐसे क्वेश्चन बाद में लाइट में भी आए, 12th में भी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आता है, वो तो बहुत ज्यादा है, बड़ा है ना। पूरी वेव ऑप्टिक्स इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ही है, साउंड में तो उतना ज्यादा नहीं है, लाइट में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस, सेम इसी के ऊपर बेस्ड है ना। इसलिए आपने देखा होगा ना एस सी वर्मा बुक में जो साउंड वाला चैप्टर है वो 12th में दिया हुआ है, ताकि लाइट की जैसे हम इसको पढ़ सकते है ना, साउंड एंड लाइट को एक जगह पे दिया हुआ है। चलो आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। देखो क्या होगा, है ना, कैसे इंटरफेरेंस होगा आपका ध्यान दीजिए। यहाँ से साउंड क्रिएट हुआ, आपको पता है यहाँ पे एक साउंड तो सीधे से पहुंच गया ईयर तक, और एक पार्ट ऑफ द साउंड ने ये सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करके ऐसे पहुंचा। तो आप देखो दोनों का सोर्स तो सेम ही है, तो कॉरेंट तो होंगे। सेम सोर्स से साउंड जब निकलते हैं तो दोनों साउंड में क्या होंगे, कॉरेंट होंगे, लेकिन दोनों ने अलग अलग पाथ फॉलो किया है। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे दोनों का पार्ट डिफरेंस क्या, भाई दोनों जब साउंड ईयर तक पहुंच रहे हैं सोर्स से तो कितना अलग पाथ है दोनों। तो आपको पता है तो एक तो सीधे चला गया यहाँ पे, एक ने सेम सर्कुलर पाथ फॉलो किया, तो जो पार्ट डिफरेंस होगा वो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर माइनस ये 2r हो जाएगा भाई सो। तो ये पार्ट डिफरेंस आ गया। तो पार्ट डिफरेंस की जो वैल्यू आ गई ये आपकी आ गई पाई माइनस 2 इंटू आर। ये तो पार्ट डिफरेंस आ गया। ये पार्ट डिफरेंस की वैल्यू भी आ गई पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 2 इंटू आर। ये पार्ट डिफरेंस हो गया। पार्ट डिफरेंस आ गया तो फेज डिफरेंस आ जाएगा। आपने पढ़ा था फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस, या इसी से कर सकते हो आप, है ना, जरूरत नहीं आपको फेज डिफरेंस निकालने। अब आपको पता है कि पार्ट डिफरेंस कितना होगा तो मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देगी। अभी आपने पढ़ा कि पार्ट डिफरेंस फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, So n lambda. हाँ एन मैक्सिमम इंटेंसिटी, है ना। ये पार्ट डिफरेंस जो भी आपने निकाला है दैट शुड बी इक्वल टू द एन लैम्डा। आप एन लैम्डा के इक्वल उसको पुट कर दो, यहाँ से आपका आ गया पाई बाय 2 माइनस इंटू आर, दैट शुड बी इक्वल टू द एन लैम्डा, है ना। और लैम्डा की वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं, वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, v इक्वल टू लैम्डा एफ तो होता है। तो लैम्डा की वैल्यू v बाई एफ है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो आपको निकालनी जिसमें ऐसा कंडीशन खुलती हो। यहाँ से n में n इंटू हम यहाँ पे v बाई एफ कर देंगे। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, भाई जो फ्रीक्वेंसी होगी उसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी एन वी बाई, है ना, पाई माइनस सॉरी हाँ पाई माइनस 2 इंटू, है ना। और इसमें सारी वैल्यूज आपको दे रखी है ना, वैल्यूज आपको क्या होगी जैसे कि आपकी दे रखी है, एन को वैसे रख दो, है ना, इंटू वी की वैल्यू आपने बोला 342 है, वाई पाई की वैल्यू 3.142 कर देना, है ना, माइनस 2 इंटू 0.1, है ना। तो यहां से जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये आपका 3010 आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका आंसर। आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख लेंगे, पाई की वैल्यू आप पुट करके अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 3010 आ जाएगा। तो मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जब 3010 होगी तो मैक्सिमम साउंड सुनेगी। तो आपके आंसर्स आ गए। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3010, और एन की वैल्यू आप कुछ भी चूज कर सकते हो 1 2 3 4 एनीथिंग। तो आप चूज करना शुरू करो। ये पहली बार मैक्सिमम सुनाई देगा जब एन की वैल्यू आप पुट करोगे, वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3000। दोबारा फिर से मैक्सिमम सुनाई देगा जब एन की वैल्यू आपको पुट करोगे, वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 6000। और फिर से आप n इक्वल टू 3 पुट करोगे, वो फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी वो 9000। इसके बाद नहीं पुट कर सकते क्योंकि यहाँ में जो साउंड की फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो 1 to 10,000 टर्म है ना। तो 1 to 10,000 के बीच में तीन फ्रीक्वेंसी जिस पे कि मैक्सिमम। तो प्रोसेस वही है कि सबसे पहले आपने निकाला पार्ट डिफरेंस, फिर कंडीशन फुल कर दी, और फिर आपने फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन और एन की वैल्यू ट्राई की। तो तीन फ्रीक्वेंसी जिसपे कि साउंड कैसा सुनाई देगा जैसे आपका मैक्स। तो ये इसके आपके आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे।
भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देता हूँ फिर हम बी पे स्टार्ट करते हैं, है ना। इसको सर प्लीज। हाँ ले मतलब इस फ्रिक्वेंसी में अचानक से साउंड की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, है ना। कंटिन्यूसली अगर फ्रिक्वेंसी चेंज करता रहे जो जैसे 3000 कलर होगा उसको ज्यादा साउंड, 6000 पे भी ज्यादा साउंड कंस्ट्रक्टिव। डन सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करें। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Okay, you can go for this question. एक साउंड डायरेक्ट पहुंच जाएगा, एक वॉल से रिफ्लेक्ट होके आएगा।
Okay, I have got some answers. हाँ, Anuva Singh, your answer is correct. Okay, काफी लोग का सही आंसर है. I'll just explain. देखो इस तरह का डायग्राम है कि एक सोर्स ऑफ साउंड है और यहाँ पे एक डिटेक्टर है. सोर्स भी 2 मीटर पे है, डिटेक्टर भी 2 मीटर पे है किसी वॉल से, एंड सोर्स और डी के बीच में डिस्टेंस कोई एक्स है. यही आपको निकालना है कि भाई एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि यहाँ पे इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो. और इसमें इंटरफेरेंस कैसे होगा ये समझना कि जैसे सोर्स साउंड इमिट करेगा, एक साउंड तो सीधे चला गया डिटेक्टर की तरफ और एक यहाँ से सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट होकर आएगा. देखो दोनों का सोर्स तो सेम ही है ना, दोनों साउंड का सोर्स सेम है तो कोहेरेंट होंगे. अब कोहेरेंट होंगे तो क्या हो सकता है इंटरफेरेंस, तो हम पार्ट डिफरेंस निकाल लेते हैं. भाई देखो जो रिफ्लेक्ट होकर साउंड आया है उसका पाथ ज्यादा है, इसका सब पाथ कम है, तो सबसे पहले हम पार्ट डिफरेंस निकालते हैं. पार्ट डिफरेंस में आपको पता है कि ये डिस्टेंस हो जाएगी x/2 और ये डिस्टेंस 2 था, तो ये वाली डिस्टेंस जो हो जाएगी वो आ जाएगी 4 + x²/2. और सिमिलरली ये भी सेम चीज हो, ये भी कितनी हो जाएगी 4 + x²/4 है. तो ये जो पाथ ट्रेवल किया ये कुछ ज्यादा है और ये पाथ कम है x. तो जब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस क्या होगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ √4 + x²/2 है ना, -x है ना. इसका पाथ और इसका पाथ तो ऐड हो गया और इससे आपने x माइनस कर. और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब ये इक्वल हो जाएगा n लैम्डा, है ना. जब ये n लैम्डा के इक्वल होगा तभी तो कंस्ट्रक्टिव होगा. और चूंकि x की मिनिमम वैल्यू बोला हुआ है तो यहाँ पे आप n की वैल्यू कितनी ले लोगे वहां, है ना. x की मिनिमम वैल्यू पूछा हुआ है तो मिनिमम के लिए n की वैल्यू हम 1 ले लेंगे और लैम्डा v/f से आ जाएगा. लैम्डा की वैल्यू क्या होती है v/f. लैम्डा की वैल्यू आपकी 2 मीटर है, वेवलेंथ जो होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 2 मीटर होगी. तो उसको आप यहाँ पुट कर दो, पुट करके आप x सॉल्व कर लो. x की वैल्यू कितनी आ रही है, तो जो x की मिनिमम वैल्यू आएगी दैट इज द 3 मीटर, है ना. ये आप पाएंगे तो ये प्रोसेस है, ये इसका प्रोसेस है. आपने सर पाथ डिफरेंस कैसे निकाला एक बार बता दो. पार्ट डिफरेंस में मैंने बोला कि भाई जैसे सोर्स में साउंड इमिट किया, एक तो सीधे पहुंच गया x डिस्टेंस ट्रेवल करके और एक रिफ्लेक्ट हो गया. तो आप देखो ये डिस्टेंस सिमेट्रिकली डिवाइड होती है ना, तो x/2 है और ये 2 है तो ये हाइपोटेनस आ जाएगा. तो इसका पाथ ये और ये हो गया तो डबल हो गया. इसका पाथ तो ज्यादा था, इसका पाथ कुछ कम है, दोनों का डिफरेंस निकालना है. तो इसके पास से x को आपने माइनस कर, और ये पार्ट डिफरेंस जब n लैम्डा के इक्वल होगा तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव डिफरेंस. तो चूंकि x की मिनिमम वैल्यू निकालनी थी इसलिए आपने यहाँ पे n की वैल्यू कितनी पुट कर दी 1 और लैम्डा तो दी ही बात है और x निकालना है. जिससे x की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 3 मीटर, है ना. कि मिनिमम x की जो वैल्यू होगी वो 3 मीटर. जिससे हम सॉल्व करेंगे. क्या करें. तो ये थोड़ा सा आपको इंटरफेरेंस के बारे में जानना, इंटरफेरेंस के बारे में ये चीज है.
ये आपकी करना है। चलो, तो ये करने के बाद जो नेक्स्ट चीज हम इससे पढ़ते हैं, वी टॉक अबाउट द बीट, है ना। तो भाई एक तो आपने पढ़ा है सुपरपोजिशन में 3 चीजें पढ़नी है आपको, तो सिर्फ आपने एक ही चीज पढ़ी है इंटरफेरेंस। एक बीट टॉपिक भी छोटा सा होता है, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं बेसिकली आपका बीट, कि भाई बीट का मतलब क्या होता है, सुपरपोजिशन ऑफ द वेव से क्या प्रोड्यूस होती है, जैसे कि आपकी बीट भी प्रोड्यूस होती है ना। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन ये है कि व्हेन टू साउंड वेव of same amplitude, इसमें एम्पलीट्यूड अलग नहीं होता, सेम एम्पलीट्यूड बट एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, उसमें फ्रीक्वेंसी सेम थी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सुपर इम्पोज, है ना, कि दो ऐसे वेव जिसके एम्पलीट्यूड सेम हो लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग हो, सुपर इम्पोज होते हैं। देन intensity of sound varies periodically, है ना। intensity of sound at any point in space, है ना, सॉरी यहाँ पे आप लिख लेना intensity of sound at any point in space, and any point in space varies periodically, है ना। phenomena called as a beat, है ना। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका बीट। तो देखो इंटरफेरेंस में क्या था कि उसमें कोई चीज चेंज नहीं होती थी कहीं के साथ। अगर कहीं पे मैक्सिमम किसी पॉइंट पे बन रहा है पी पे, तो मैक्सिमम बनेगा, पी पॉइंट पे मिनिमम बन रहा है तो मिनिमम बनेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे जैसे दो वेव सुपर इम्पोज हुई किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस तरह से पी पॉइंट पे दो वेव सुपर इम्पोज हुई, है ना, इस तरह से आके, और ये ऐसी वेव है जिनका की एम्पलीट्यूड तो सेम है, मे बी डेल्टा पी नॉट, अगर इसका एम्पलीट्यूड है तो इसका एम्पलीट्यूड भी डेल्टा पी नॉट ही है, इन दोनों की फ्रिक्वेंसी अलग अलग है। इसकी फ्रिक्वेंसी अगर f1 है तो इसकी फ्रिक्वेंसी सपोज f2 है। तो जब ये सुपर इम्पोज होंगे तो पी पॉइंट पे ना साउंड वेरी कर, कभी मैक्सिमम हो जाएगा, कभी मिनिमम, कभी मैक्सिमम हो जाएगा, कभी मिनिमम। तो इसी ऑब्जर्वेशन को हम क्या बोलते हैं कि आपका बीट। तो पी पॉइंट पे साउंड की इंटेंसिटी टाइम के साथ चेंज है ना, और इसी फिनोमेना को वी कॉल एज ए बीट। तो थोड़ा सा इसका अगर मैथमेटिकल एनालिसिस करें, पहले मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे, बाद में इसको हम डायग्राम में बनाएंगे। जब मैं इसका मैथमेटिकल थोड़ा सा एनालिसिस करूं तो मैं इसकी इक्वेशन सपोज लिख सकता हूँ। मैंने लिखा कि पहली वेव का जो इक्वेशन है सपोज आपका है S1 इक्वल टू, अब देखो मैंने डिस्प्लेसमेंट यूज कर लिया, कभी डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं, कभी प्रेशर ले सकते हैं। मैंने लिखा S1 इक्वल टू आपका है सपोज आपका S0 cos ओमेगा 1 इंटू, ये पहली जो वेव है उसकी इक्वेशन ये है, दूसरी वेव की इक्वेशन ये है, S2 इक्वल टू आपका हो गया S0 cos ओमेगा 2 इंटू टी, है दो अलग अलग वेव है, इनकी इक्वेशन बेसिकली आपकी किसी पर्टिकुलर एक्स लोकेशन पे, वो टाइम वाला एक्स वाला टर्म को मैंने जीरो कर दिया, तो किसी पर्टिकुलर लोकेशन को फिक्स कर दिया। ये हो गया S1, ये हो गया S2 हो गया, इसी दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, ओमेगा 1 ओमेगा 2। तो जब सुपर इंपोज करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही तो बोलता है कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो सिंपल S1 प्लस S2 हो जाएगा। तो देखो इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिकली आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा S0 इक्वल टू cos ओमेगा 1t प्लस cos ओमेगा 2, तो हम यहाँ पे sin c cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा लेंगे, है ना। इसको जब हम सम करेंगे तो क्या कर लेंगे, जैसे आपका cos c प्लस cos d के फॉर्मूले से उसको सिंपलीफाई कर लेंगे, है ना। तो जैसे हम cos c प्लस cos d का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन ये है 2s0 cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा बाई 2 इंटू टी इंटू cos ओमेगा 1 प्लस ओमेगा बाई 2 इंटू, ये आपका, या इसको दो पार्ट में आप स्प्लिट कर लो, एक पार्ट आप ये ले लो और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई,
है ना। तो जो जैसे हमने किया कि एक वेव का इक्वेशन ये था, दूसरे का वेव था, रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन ये होगी, तो सिंपली cos c प्लस cos d के फॉर्मूले से किया था। तो यही बीट है ना, ये जो इक्वेशन आई है, किसकी इक्वेशन आई है, जो पीरियडिकली साउंड चेंज हो रहा है उसकी इक्वेशन। जब दोनों सुपर इम्पोज होंगे तो पीक पॉइंट पे साउंड कहीं मैक्सिमम होगा कहीं मिनिमम होगा, तो उसकी इक्वेशन आपकी है। अब इस इक्वेशन में देखो दो तरह के टर्म्स आते हैं, एक तो ये एक अलग फ्रीक्वेंसी आ गई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2 है, और एक ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2, तो उसको हम कुछ अलग अलग नाम दे देते हैं कि जो आपका ये ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2, इसको मैं सपोज लिखता हूँ ओमेगा डैश, और जो आपका ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 है, इसको मैं लिख देता हूँ ओमेगा। तो अल्टीमेटली एस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एस की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2s0 cos ओमेगा डैश इनटू टी, है ना, इनटू cos यहाँ पे आ गया वैसे कि आपको ओमेगा टी है ना। तो आप देखो इसमें यही तो हो गया कि जो रिजल्टेंट बीट होगी ये cos का फंक्शन है जिसका कि एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है ना। ये जो टर्म होगा ये इसका एम्पलीट्यूड होगा, है ना, ये जो चीज होगी इसका क्या हो जाएगा कि आपका एम्पलीट्यूड होगा, है ना। तो हम रिजल्टेंट के बारे में लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट जो फंक्शन आपका है मैथमेटिक्स की वो क्या चीज है, इट्स ए कोसाइन फंक्शन ऑफ है ना, कोसाइन फंक्शंस ऑफ वेरिएबल एम्पलीट्यूड। तो जो भी इक्वेशन आई है इसके बारे में डिफाइन करना चाहूंगा। One variable amplitude function whose amplitude varies with frequency omega dash, frequency omega dash, है ना। एक कोसाइन फंक्शन है जिसकी की फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश से क्या हो रही है, चेंज हो, है ना। तो ये एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट होगी, है ना, भाई फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एम्पलीट्यूड क्या होगा कि आपका चेंज होगा। तो इधर का यही जो ओमेगा डैश होता है यहाँ पे आ जाएगी, जब भी कोई बीट प्रोड्यूस होगी तो उस बीट की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, है ना, जैसे किसी वेव की फ्रीक्वेंसी होती है वैसे बीट की फ्रीक्वेंसी होगी, मैक्सिमम हुआ कुछ टाइम बाद फिर से मैक्सिमम होगा, फिर मैक्सिमम होगा, तो किस फ्रीक्वेंसी से वो मैक्सिमम आ रहा है, कितना साइकिल पर सेकंड आ रहा है। हम यहाँ पे बीट से रिलेटेड एक ही टर्म जानते हैं, उसको हम बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी, है ना। इसकी थ्योरी एकदम सिंपल सी है, तो थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अदरवाइज हम एक टर्म डिफाइन करेंगे कि जो मैक्सिमम साउंड या मिनिमम साउंड हो रहा है वो किस फ्रीक्वेंसी से हो रहा है, यहाँ पे एक बीट फ्रीक्वेंसी टर्म आ जाएगा। तो जो बीट फ्रीक्वेंसी होता है वो ये 2 ओमेगा डैश ओमेगा 1 माइनस ओमेगा, हाँ भाई जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है वो उसको क्या होती है 2 ओमेगा डैश, जो कि ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 की क्या होगी, इक्वल होगी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा, है ना। तो सिंपल सा आ गया कि कभी भी अगर आपको बीट फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो अगर एक वेव की फ्रीक्वेंसी f1 है दूसरे वेव की फ्रीक्वेंसी अगर f2 है तो जस्ट आपको यहाँ पे लिखना है कि जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी, है ना, कि जो बीट प्रोड्यूस होगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी कुछ अलग अलग हो सकती है, जो साउंड वेरीज कर रहा है पीरियडिकली मैक्सिमम मिनिमम उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी f, वो सिंपल इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को माइनस करता है। यही मेन फॉर्मूला कि दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी है तो जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को क्या करके आएगा जैसे आपका माइनस, है ना, क्योंकि उसी के लिए हमने डेरिवेशन किया, तो ये डेरिवेशन करके वो इक्वेशन आ गया। एम्पलीट्यूड वेरिएबल है, एम्पलीट्यूड से तो बीट प्रोड्यूस हो रहा है, कभी एम्पलीट्यूड बढ़ेगा कुछ एम्पलीट्यूड कम होगा, तो वो जिस फ्रीक्वेंसी से चेंज होगा वो ओमेगा डैश है ना, और उसी ओमेगा डैश से आपने वो निकाल दिया बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को माइनस, राइट। ये तो मैथमेटिकल एनालिसिस है, मैं अभी डायग्राम बनाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ, पहले आप इसको सर ओमेगा क्या है यहाँ पे? ओमेगा मैं अभी बताऊंगा, अभी डायग्राम से आपको इसमें पहले आप इसको लिख लो फिर मैं डायग्राम से बताऊंगा, इसमें आप सब समझ जाओगे कि ओमेगा क्या चीज है और ये सारी चीजें क्या है। पहले आप डायग्राम में ओमेगा ये वाले टर्म को हम ओमेगा लिखना है, तो कॉस फंक्शन आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी, है ना। वैसे डायग्राम जब बनाएंगे तो आप फिलहाल ये पूरी चीजें आप लिख लो अच्छे से।
ये हमने किया, डायग्राम इसका बनाते हैं। डायग्राम से थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी आती है, क्योंकि ये तो मैथमेटिकल एक्सेस है ना, तो इसमें एक फंक्शन आ गया। अब उस फंक्शन को हम डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करें, है ना। तो जस्ट आपने बोला है कि दो ऐसी वेव को सुपर इम्पोज कर रहे हैं जिसका कि एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। मैंने दो वेव ऐसा बना लेता हूँ, ये दो अलग अलग वेव हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि आपकी प्लॉट कर है ना, टाइम के साथ दो वेव जो होगी उसको आपने प्लॉट किया। ऐसा एक वेव आपने बोला है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना, दो अलग अलग वेव हमने क्या करते हैं आपका प्लॉट किया इस तरह से। यस यस, है ना, एक वेव आपने इस तरह से प्लॉट कर ली, है ना। मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया कि इस वेव का एम्पलीट्यूड आप ले लो 1 और -1, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट वेव की, ये मैंने ले ली 12 हर्ट्ज या 11 हर्ट्ज ले लिया, है ना। मतलब इसकी नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड जो है वो 11 हर्ट्ज। एक दूसरी वेव मैं यहाँ पे लेता हूँ जिसकी की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है ना। यहाँ पे जो दूसरी वेव है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बेसिकली आपकी कम है। वो फ्रीक्वेंसी मैं लेता हूँ सपोज आपकी 9 हर्ट्ज। और देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, एक 11 हर्ट्ज है तो दूसरी 9 हर्ट्ज है, तो इसको जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो थोड़ी सी नंबर ऑफ साइकिल्स इसमें कम होंगी, इससे ज्यादा क्लोज है कि थोड़ी सी सेपरेशन लगेगी। तो अगर मैं इसको बनाऊंगा तो मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा सेपरेशन में नहीं, है ना। अब आप थोड़ा ध्यान दो कि इसका भी एम्पलीट्यूड तो सेम ही है, ये आपका हो गया +1 और ये क्या हो गया, बेसिकली आपका -2। ट्रफ एंड ट्रफ मिल रहा है तो कंस्ट्रक्टिव हो गया, नहीं कहीं पे ट्रफ और प्लस में तो मिल रहा है डिस्ट्रक्टिव भी हो जाएगा। तो कहीं कभी टाइम के साथ अगर ये ग्राफ है आपका, ये अगर हम ग्राफ आपका वाई बना रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ ग्राफ, तो टाइम के साथ हम इस कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा, कभी कंस्ट्रक्टिव होगा तो फिर डिस्ट्रक्टिव होगा, अगेन फिर से कंस्ट्रक्टिव होगा। तो इसी चीज को तो हम रीड बोलते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को आपने फिक्स कर दिया, उस पॉइंट पे अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड सुपरइम्पोज होगी तो टाइम के साथ साउंड की इंटेंसिटी, तो जब मैं यहाँ पे रिजल्टेंट बनाऊंगा तो रिजल्टेंट को मैं इस तरह से बनाऊंगा, रिजल्टेंट जब वेव में यहाँ पे बनाऊंगा तो मैं इसको इस तरह से बना सकता हूँ, जैसे इसका ट्रफ एंड ट्रफ मिला, तो ये जो वेव होगी ये आपकी ऐसी बनी है, यस, इसका एम्पलीट्यूड आपका -2 है, ये आपका ऐसा, ये ऐसा 0 भी हो जाएगा, कहीं पे क्रस्ट एंड ट्रफ मिलेंगे तो 0 भी हो जाएगा, फिर से बढ़ेगा, है ना, फिर से आपका इस तरह से बढ़ेगा, फिर से डिक्रीज होकर फिर से 0 हो जाएगा, फिर से इंक्रीज होगा और फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो जहां पे भी कंस्ट्रक्टिव हो रहा है एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, और जहां पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा है वहां पे एम्पलीट्यूड कम होगा, ये सारे डिस्ट्रक्टिव वाले है ना। तो वही चीज है कि अगर पहली वेव का इक्वेशन में ऐसे लिख रहा हूँ, दूसरी वेव के इक्वेशन में इस तरह से लिख रहा हूँ, तो जो रिजल्टेंट वेव होगी उसके इक्वेशन ये है जो इसको रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखो इसमें क्या चीज हो रही है, एक आपका इसके पीक को अगर हम ज्वाइन करें तो एक कॉस का फंक्शन आ रहा है ना,
इसके पीक को अगर मैं ज्वाइन करूं ऐसे तो एक कॉस्ट का ऐसे फंक्शन होता है ना कि भाई इस तरह से पीक को अगर हम ज्वाइन करें तो एक ग्राफ आपका इस तरह से कॉस्ट का फंक्शन आ जाएगा, है ना। तो एक कॉस्ट का फंक्शन आ गया, उस कॉस्ट फंक्शन की जो फ्रिक्वेंसी है वो ओमेगा है और इसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो तो उसके चेंज होने की फ्रिक्वेंसी ओमेगा है। तो बीट का मतलब ये हो गया कि जैसे यहाँ पे मैक्सिमम बना तो फिर से मैक्सिमम बनेगा तो इसमें कुछ टाइम लगेगा। एक मैक्सिमम बना है, मैक्सिमम साइन दिखाई दिया है, फिर दोबारा फिर से मैक्सिमम साइन किसी टाइम पास में है ना, उसका इसके टाइम पीरियड से कोई मतलब नहीं, इसका टाइम पीरियड तो ये है, इसका टाइम पीरियड ये है, लेकिन बीट का टाइम पीरियड तो अलग है ना। तो ये जो टाइम पीरियड होता है इसी को हम बोलते हैं बीट पीरियड, बीट पीरियड, है ना। ये जो टाइम होता है बिटवीन द सक्सेस से मैक्सिमा इसको हम क्या बोलते हैं बीट पीरियड, और इसी का जो रेसिप्रोकल होगा उसको हम बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। तो किस फ्रीक्वेंसी से बीट प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे एक टर्म आ जाएगा, वी कॉल इट एज ए बीट फ्रीक्वेंसी, है ना। ये टर्म आ जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी, है ना। तो बीट फ्रीक्वेंसी जो होगी ये बीट पीरियड के रेसिप्रोकल हो जाएगी और यही होती है f1 माइनस, ये जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगा जैसे आपका f1 माइनस f, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को माइनस करके, हाँ। तो थोड़ा सा इस केस में आप ध्यान दो कि मैंने बोला इसकी फ्रीक्वेंसी 11 हर्ट्ज है, मतलब 1 सेकंड में इसकी 11 साइकिल कंप्लीट, इसकी फ्रीक्वेंसी 9 हर्ट्ज मतलब 1 सेकंड में इसकी 9 साइकिल कंप्लीट हो। लेकिन जो दोनों के रिजल्टेंट से ये बीट बन रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी जब मैं निकालूंगा तो उसका डिफरेंस, तो मैं अगर यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी निकालूं तो जस्ट आपकी 11 माइनस 9 ये आपकी 2 हर्ट्ज होगी, तो मतलब इसकी नंबर ऑफ साइकिल 1 सेकंड में से 2 कंप्लीट, है ना। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि बीट रेट कितना होगा तो 1/2 हर्ट्ज होगी, 0.5 सेकंड, मतलब 0.5 सेकंड बाद फिर से मैक्सिमम आ जाएगा, अगेन 0.5 सेकंड बाद फिर से मैक्सिमम, तो 0.5 सेकंड के बाद बीट प्रोड्यूस होगी। तो सिंपल सी ये बाकी तो एक कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है, लेकिन आपके काम की सिंपल सी है कि जब भी दो ऐसी वेव जिसका कि एम्पलीट्यूड सेम होता है लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, जब सुपर इम्पोज करेंगे, है ना, तो उसका जो साउंड होगा वो प्रेडिक्टली टाइम के साथ चेंज होगा। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं बीट बोलते हैं। ये आपका +2 भी होगा, है ना, जब जैसे इसका अरे +2 और माइनस है इस पे बेटा ये जैसे इसका -1 और -1 मिलेंगे तो नेट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, -2 1 ऐड हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और मान लो क्रेस्ट एंड क्रेस्ट मिल रहा है तो +2 हो जाएगा, तो ये +1 और +1 कहीं पे मिल रहे हैं अगर तो +2 हो जाएगा ना, इसका जो एम्पलीट्यूड है यहाँ पे होगा कोई जरूरी है, यहाँ पे होगा, हाँ, कि क्रेस्ट एंड क्रेस्ट मिल रहे हैं तो क्या हो जाएगा +2, तो सिंपल एम्पलीट्यूड ऐड हो जाता है ना। जहाँ कंस्ट्रक्टिव होगा दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव में माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव में इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा +2 होता है। इसी को हम क्या बोल सकते हैं आपका, तो जो फॉर्मूला यूज होगा वो सिंपल से एक ही है, हाँ, इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला है कि अगर इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी आपको पता है तो हम इसमें क्या निकाल सकते हैं, जैसे आपकी बीट फ्रीक्वेंसी। तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर कर लो सो दैट आपको याद है अच्छी तरह से। हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अभी मैं देता हूँ क्वेश्चन। जस्ट आई विल गिव वन क्वेश्चन। ये सब टॉपिक की थ्योरी थोड़ी सी मुश्किल होती है
लेकिन न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है, वेरी मुश्किल होती है थोड़ी सी इसको समझना, इसलिए मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे पढ़ाया नहीं जाता, इसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। Sir, can you show the अभी शो करूंगा बेटा, वेट थोड़ा टाइम, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर शो करता हूँ। आई विल नॉट ट्रैवल। ओके, यू कैन गो दिस क्वेश्चन। वेव फ्रीक्वेंसी सिंपल इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को माइनस करके आता है। कनिष्का आंसर करेक्ट है। ओके, काफी लोगों के आंसर आ गए हैं। हाँ वो होगा रमेश, वो थ्योरी इसलिए थोड़ा क्योंकि फंक्शंस वगैरह आ गया ना, इसलिए ध्यान देना पड़ता है। डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इस पर बनते नहीं है ना, वो एक्चुअली वो फंक्शन जो है ना, देखा नहीं ओवरलैप वगैरह हो रहा है, इसलिए वो कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी सी थ्योरी होती है। रमेश सही आंसर है आपका, खुशी सही आपका आंसर है, आगाज सही है, कार्तिकेय थोड़ा गलत है, भव्या सही है आपका। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे, है ना, आई जस्ट एक्सप्लेन दिस, है ना, एकदम ध्यान देना आप इसे। पीयूष शाह, योर आंसर इज करेक्ट। पहले आप ये देख लो जो उन्होंने बोर्ड शो करने के लिए बोला था मुझे।
है ना, इसमें थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट होता है, ऐसा नहीं पॉइंट ऑब्वियस का आंसर नहीं होता है, थोड़ा सा ध्यान देना है। Yes, sir, done. ओके, चलो तो इसमें देखो क्या दिया हुआ था कि दो अलग अलग सितार के स्ट्रिंग्स, है ना, कई बार देखा होगा ना, जो कॉन्सर्ट वगैरह होता है वो पहले टून टून करते रहते हैं, वो फ्रिक्वेंसी तो सेम करते हैं सब चीजों की, वो तब तक करते रहते हैं जब तक उनको बीट सुनाई देना बंद, जब बीट सुनाई देंगे मतलब सारी फ्रिक्वेंसी सेम होगी ना। एक बार देखो ना, दो गिटार को सिंक्रोनाइज करते हैं बैठ बहुत देर तक, तो सिंक्रोनाइज करने का मतलब होता है कि बीट को खत्म कर, तो बीट जब तक सुनाई दे रही है मतलब फ्रिक्वेंसी में डिफरेंस, तो कई जगह प्रैक्टिकल इसका यूज भी होता है, तो इसने बोला है कि एक एफएक्स ले लेते हैं और एक की हम एफवाई ले लेते हैं, दोनों का डिफरेंस 4 है। अब इसमें मुझे ये थोड़ी पता कौन सा बड़ा है, मैं ये ले सकता हूँ कि एफएक्स माइनस एफवाई का मॉड जो होगा वो 4 है ना, लेकिन बड़ा छोटा मुझे पता ही नहीं है ना, या तो ऐसा भी हो सकता है कि एफएक्स माइनस एफवाई इक्वल टू 4 हो, या एफवाई माइनस एफएक्स इक्वल टू 4, है ना, तो इसके अकॉर्डिंग फिर अलग अलग आंसर आ जाएंगे ना, कि भाई अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स 300 हर्ट्ज है, इसने बोला है कि अगर एफएक्स की वैल्यू 300 हर्ट्ज है ना, तो जो आपका एफ वाई होगा वो कितना होगा, तो अगर एफएक्स की वैल्यू में इसमें करूंगा तो इसके अकॉर्डिंग तो जो एफ वाई की वैल्यू आएगी, है ना, कि एफएक्स की वैल्यू इसने बोला 3 हर्ट्ज है, अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करूं तो इसके अकॉर्डिंग जो एफ वाई की वैल्यू आएगी, है ना, ये आपका आ जाएगा, एफएक्स की वैल्यू 300 हर्ट्ज है तो ये 296, लेकिन अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो एफ वाई की वैल्यू 300 हर्ट्ज है। अब इन दोनों में से कौन सा सही चेक करना पड़ेगा ना, ये तो सिंपल चीज है, तो अगर 4 बीट फ्रीक्वेंसी है जो कि दोनों का डिफरेंस होता है, अगर एफ की वैल्यू 300 है तो एफ एक्स माइनस एफ वाई अगर ये है तो इन दोनों आंसर में से एक आंसर है। इसके लिए इसने हिंट दिया हुआ है कि भाई अगर मैं टेंशन इन स्ट्रिंग वाई को स्लाइटली इंक्रीज कर दूं तो बीट फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज हो जाए, है ना, तो आप देखो टेंशन इंक्रीज करने से होगा क्या, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है वी बाई लैम्डा, और वी की वैल्यू किसी स्ट्रिंग में जो होती है आपने बोला अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, है ना, ये आपने पढ़ा था भाई टेंशन बाई म्यू होती है, तो जब मैं टेंशन इंक्रीज करूंगा तो वी की वैल्यू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ती है, यहाँ से आ गया, मैं टेंशन में अगर इंक्रीज करूंगा यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, तो इसने बोला वाई में हम इंक्रीज कर रहे हैं, वाई में हम टेंशन बढ़ा रहे हैं, तो वाई में ये चीज बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो आप देखो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो डिफरेंस कम होना चाहिए, इसने बोला कि भाई पहले जो भी डिफरेंस था आप अगर टेंशन बढ़ाएंगे तो एफ वाई डैश माइनस एफ एक्स जो होगा वो 2 हर्ट्ज होगी, तो इन दोनों में से चूज करो, अगर एफ वाई यहाँ पे अगर हम बढ़ा दें तो ये तो 4 से 2 हो सकता है, एफ एक्स फिक्स है 300, अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये 4 से 2 हो सकता है, तो 4 हर्ट्ज से हो जाए 2 हर्ट्ज हो जाए, लेकिन आपको पता है इसमें अगर मैं एफ वाई बढ़ाऊं और ये 300 ही है तब तो इसको बढ़ना चाहिए ना, है ना, ये जो चीज होगी वो इंक्रीज होगी, मतलब ये वाला सही है ना, कि जो रिक्वायरमेंट दी हुई है कि टेंशन बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो बीट फ्रीक्वेंसी को कम होनी चाहिए, तो इस केस में कम हो सकती है, भाई इसको बढ़ेगी तो ये चीज कम हो, लेकिन इस केस में तो बढ़ रही है ना, बीट फ्रीक्वेंसी और ज्यादा होना चाहिए, मतलब कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट सही, आपका जो आंसर हो जाएगा कि एफ वाई की वैल्यू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 296, एक जगह पे इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछ, ठीक है ना, अदरवाइज अगर इसने बोलता कि भाई ऐसा करने के बाद फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज होगी तो फिर ये सही हो जाता है ना, फिर हम बोलते हैं कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 304 हर्ट्ज है ना, क्योंकि इस केस में ही बढ़ सकता है, इसमें बोला 2 हर्ट्ज होगी, पहला सही, अगर 6 हर्ट्ज हो जाता तो इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आज के इतने काफी है, तो आज जो हमने सुपर क्वेश्चन था वेव में दो चीजें पढ़ी, एक तो आपका इंटरफेरेंस और दूसरा बीट,
है ना, बड़ा टॉपिक जो इसका थर्ड है वो कल हम पढ़ेंगे, दैट इज योर स्टैंडिंग और स्टेशनरी, है ना. दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय. Thank you. बाय बाय.